नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एनसीईआरटी साइंस का क्लास 10th का लेसन नंबर 2 कराने वाला हूं, जिसका नाम है अमल, सार्क एवं लवण। तो मैं इसको पूरी डिटेल के साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ज़रूर बताएं। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम 10th का जो लेसन नंबर 2 है, अमल, सार एवं लवण, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और लास्ट में इस लेसन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। और इस लेसन से कई एग्ज़ामों के अंदर, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस लेसन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब शुरू करते हैं। तो पहले ही आता है लवण, पहले ही आता है अमल, उसके बाद सार्क और उसके बाद लवण। तो तीनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो अमल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। और अमल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। हमेशा अमल स्वाद में खट्टे मिलेंगे आपको। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। जो नीला लिटमस होता है उसको लाल रंग में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम अमल की कुछ बूंदें नीले लिटमस पर डालते हैं तो उसको उस जगह से वो लाल लिटमस पेपर में चेंज कर देंगे। ये जलीय विलयन में अगर हम इसको जल में डालते हैं तो ये हमें H+ आयन देंगे। कौन से आयन देंगे? H+ आयन। उदाहरण HCl, H2SO4, CH3, COOH और सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल पाया किस में जाता है? नींबू के अंदर। अब अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है? इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है लेकिन जल की मात्रा कम होती है। दूसरा होता है तनु अम्ल। तनु अम्ल हमेशा आपको सांद्र अम्ल का विपरीत मिलेगा। इसमें क्या होगा? जल की मात्रा अधिक होगी और जो अम्ल है हमारा उसकी मात्रा कम मिलेगी। किसके अंदर? तनु अम्ल के अंदर। अब आता है सार्क। इसको सार भी बोलते हैं। तो अक्सार सार्क जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। अक्सार स्वाद में हमेशा कैसे होते हैं? कड़वे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो सार्क हैं या सार हैं वो हमेशा आपको कड़वे मिलेंगे स्वाद में। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। जब भी हम सार की कुछ बूंदें लाल लिटमस पर डालेंगे तो वो उसकी प्रकृति को चेंज करके उसको लाल में कन्वर्ट कर देंगे, उसके कलर को चेंज कर देंगे। ये जलीय विलयन में H- आयन क्या देते हैं? H- आयन। अब इसके उदाहरण दे रखे हैं NaOH, KOH, NH4OH। ये सब इसके उदाहरण हैं। सार जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं। तो वही चीज़ है, इसको सार्क भी कहते हैं, सार भी कहते हैं। और लवण किसे कहते हैं? तो लवण कहते हैं जब धातु और अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती हैं और एक यौगिक बनता है। इस यौगिक को लवण कहते हैं। मतलब क्या है? एक अम्ल होगा, जैसे HCl वगैरह कुछ भी ले लो, और एक धातु को ले लेते हैं। तो दोनों चीज़ जब आपस में रिएक्शन करेंगी या फिर क्रिया करेंगी तो उनसे क्या प्राप्त होगा हमें? एक तो लवण प्राप्त होगा, दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। वो उस लवण से अलग निकल जाएगी। तो लवण हमारा क्या हुआ? उत्पाद। अब ये चीज़ें इसमें दे रखी हैं। 0 से 7 तक क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति।
जब भी हम 7 से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो 0 के ऊपर सबसे ज़्यादा अम्लीय हमें मिलेगा, उसके बाद 1 पर मिलेगा, फिर 2 पर, फिर 3 पर। तो इस प्रकार जैसे जैसे नंबर की काउंटिंग बढ़ती जाएगी उसी तरह से अम्लीय प्रकृति घटती जाएगी और 7 पर जाकर उदासीन हो जाती है। और 7 के बाद जब भी इनकी काउंटिंग बढ़ती है, पीएच मान बढ़ता है, तो वो हमेशा क्षारीय प्रकृति उसमें दर्शाई जाती है और वो बढ़ती हुई दर्शाई जाती है। जैसे किसी चीज़ का पीएच मान 13 है तो उसकी क्षारीय प्रकृति अधिक होगी। अब जैसे पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति के होंगे, अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन प्रकृति के होंगे, अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति के होंगे। अब जठर रस है तो जठर रस का लगभग 1.2 पीएच मान है तो ये क्या होगा, ये एक अम्लीय प्रकृति का होगा। नींबू का रस है लगभग 2.2 तो ये भी क्या होगा, एक अम्लीय प्रकृति का होगा। इसी प्रकार शुद्ध जल है, उसका पीएच मान है 7 तो ये उदासीन प्रकृति का होगा। रक्त का पीएच मान 7.4 है तो ये होगा क्षारीय प्रकृति का। मिल्क का मैग्नीशिया, इसका पीएच मान है 10 तो ये क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, इसका पीएच मान कितना है, लगभग 14 तो ये होगा सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति का। मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7 या 7.8 के बीच लाई करता है तो ये भी कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए, मतलब 5.6 तो होना ही होना चाहिए, इससे कम होगा तो उस वर्षा को हम क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। अब सिरका है, सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। चिट्टी के डंक में कौन सा पाया जाता है, मेथेनाइक अम्ल। नेटल का डंक कैसा होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और इनमें से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू में और संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें। अब महत्वपूर्ण सूत्र, जो सूत्र एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कई बार, उन सूत्रों को मैंने इस टेबल के अंदर लिख रखा है तो इन सूत्रों को भी आप अपने कॉपी पर उतार लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा होता है, HCl, इसका सूत्र होता है ये। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, HNO3। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, CaOH2। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, MgOH2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, NH4OH। विरंजक चूर्ण का क्या होता है, CaOCl2। बेकिंग सोडे का क्या होता है, बेकिंग सोडे का दूसरा नाम भी होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3। दोने के सोडे का क्या होता है, या इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। ये सूत्र होता है दोने के सोडे का।
प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जिप्सम का क्या सूत्र होता है? CaSO4 2H2O। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका होता है CaSO4 1/2H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड है वो जल विलयन से विद्युत प्रवाहित करने के पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर शार्क प्रक्रिया। क्या कहते हैं? क्लोर शार्क प्रक्रिया। इसमें क्या होता है? उत्पाद क्लोरीन होता है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है? क्षार होता है। तो ये सूत्र के अंदर दिया गया है। अब क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त हो जाती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त हो जाती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये एनोड, ये कैथोड, और जो ये है नमक का घोल। अब आ गया विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण के बारे में क्या दिया हुआ है? विरंजक चूर्ण या फिर सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। ये इसका सूत्र है CaOCl2 विरंजक चूर्ण का। इसके उपयोग क्या क्या है? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपाच्य के रूप में तथा पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। अब बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडे के उपयोग भी आप देख लीजिए। बेकिंग सोडा हमेशा रसोई के अंदर यूज किया जाता है। यह स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए, पकौड़ों के अंदर, या फिर कभी कभी भोजन को शीघ्रता से पकाने के लिए। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसको दूसरा नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका सूत्र है NaHCO3। तो इससे ये प्राप्त क्या होगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। इससे हमें प्राप्त होगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके उपयोग क्या क्या हैं? तो उपयोग भी एक बार पढ़ लेते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? NaHCO3 प्लस H प्लस, ये दोनों क्या करेंगे? CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण। दूसरा उपयोग किसमें किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडे, धोने का सोडा, इसका सूत्र क्या होता है?
2CO3 10H2O। तो ये होता है धोने के सोडे का सूत्र। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है, मतलब इसको दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। तो धोने के सोडे के उपयोग। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच साबुन एवं कांच उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है, मतलब जल के अणुओं को अलग कर देता है 373 केल्विन पर जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को उबाला जाता है या गर्म किया जाता है। तो ये करता क्या है, CaSO4 1/2H2O बना देता है, कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रोजन हिमे हाइड्रोटेड। इस पदार्थ का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर शिथिल रखने के लिए भी करता है। किसका उपयोग करता है, सफ़ेद चूर्ण का। जल में मिलने पर यह जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो ये है जिप्सम। जल इसके साथ जब मिल जाता है तो यह जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यही चीज़ें थी दोस्तों इसके अंदर। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। उससे पहले हमने जो इस पाठ के अंदर पढ़ा है वो भी जान लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ा है। अम्ल क्षारीय सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। H+ आयन, H- आयन का निर्माण प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण भी करता है। जब क्षार किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है, जिसका ऋण आयन एवं एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड गैस एवं लवण उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन धातु का चलान करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच pH मान 0 से 14 स्केल के उपयोग से की जा सकती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। एक उदासीन विलयन के pH मान हमेशा 7 होता है, जबकि अम्लीय pH मान 7 से कम होता है और क्षारकीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। सभी जीवों में उपापचय की प्रक्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है।
सारदर अम्ल या सारदर या सारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल एवं सारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण के कई उपयोग होते हैं। तो अब हम इससे आगे करेंगे जो इस पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि पीतल एवं तांबे के बर्तन दही एवं खट्टे पदार्थ मतलब तांबे के बर्तन में या पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में मौजूद लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक अम्ल होता है दही में, वो क्या करता है, जो पीतल का बर्तन होता है या तांबे का बर्तन होता है उससे अभिक्रिया करके हानिकारक वैशिला यौगिक बना देता है, विशिला यौगिक, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रहता। इसलिए पीतल या तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसे 2NaOH प्लस जिंक, यानी जो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जिंक के साथ जब भी अभिक्रिया करेगा तो ये Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस को अलग से निकाल देगा। और इसकी जांच कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं? तो जलती हुई मोमबत्ती को जो जहाँ से वो गैस निकल रही है उसके पास लेकर जाएंगे। अगर वो जलती हुई मोमबत्ती उसमें से फट फट की आवाज़ अर्थात पाप की ध्वनि उत्पन्न करती है तो समझ लीजिए कि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब इसी तरह है HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते? मतलब HCl, NaOH3 के अंदर जब भी जलीय विलयन में मिलाए जाते हैं तो उनमें जो HCl के मतलब अम्ल के जो गुण होते हैं वो दिख जाते हैं, लेकिन एल्कोहल या ग्लूकोज के अंदर क्यों नहीं दिखाई देते? तो HCl, NOH आदि जलीय विलयन में प्लस आयन बनाते हैं, जिसके कारण अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित कर देते हैं, जो कि वो अपने अम्ल की जो क्वालिटी होती है उसको दिखा देते हैं। जबकि एल्कोहल या ग्लूकोज के अंदर यौगिकों में विलयन में H प्लस आयन नहीं बनता है। तो अगर H प्लस आयन नहीं बनेगा तो वो अपने अभिलक्षण उसमें प्रदर्शित नहीं कर सकते। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, मतलब विद्युत को क्यों जाने देता है, उसके अंदर से विद्युत पास हो जाती है, गुजर जाती है। तो अम्ल एवं जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाह हो जाती है। शुष्क हाइड्रोजन गैस शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती? शुष्क हाइड्रोजन गैस शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को नहीं बदलती है क्योंकि जब जल की अनुपस्थिति में HCl से H प्लस आयन उत्पन्न नहीं हो पाता, सिर्फ जल की उपस्थिति में ही HCl से H प्लस आयन उत्पन्न होता है, इसलिए इसका रंग नहीं बदल पाता।
अब अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाल ही में विलयन को तनुकरित करते समय हाइड्रोजन आयन H30+ सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो अम्ल के विलयन में तनुकरित करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में H+OH- प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षार मिलते हैं तो हाइड्रोक्लोराइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता बढ़ जाती है इसके अंदर। अब है क्वेश्चन नंबर 1 है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना। ठोस जल में मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? तो इसको गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर 2NaHCO3 और इसको देते हैं जब ऊष्मा, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी जल और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इतनी चीज़ें इसके गर्म करने से अलग हो जाती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ विक्रिया के लिए समीकरण लिखें। तो इसका समीकरण है ये, CaSO4 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O और ये बनाएगा जिप्सम। अब इसमें पूछा गया कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः कितना होगा? अगर लाल को नीला करता है तो क्या है? क्षारीय। अगर नीले को लाल करता है तो क्या है? अम्लीय। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो अब ये लाल को नीला कर रहा है तो मतलब क्या है? क्षारीय। तो क्षारीय प्रकृति क्या है? सिर्फ इसमें 10। तो आंसर क्या होगा हमारा? 10। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जिसे चूने के पानी को दूध दिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो इसमें होगा HCl यानी अम्ल। इसी प्रकार NaOH 10 ml विलयन HCl अम्ल के साथ 8 ml विलयन पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि NaOH के उसी विलयन को 20 ml लें तो इस उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी? तो अगर हम इसको दुगना करते हैं तो हमें सीधी सी बात है HCl यानी अम्ल की मात्रा को भी दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको 10 से 20 लेते हैं तो जो हमने इस 10 के साथ 8 लिया था तो हम 20 के साथ उसको 16 लेंगे बस।
तो हमारा कितना आंसर होगा 16 ml। इसी प्रकार अगला है, अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड प्रति ml का। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल एक अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता क्योंकि जल की उपस्थिति में H+ आयन अम्ल में से अलग होते हैं। क्या कह रहा है ये? जब जल में अम्ल घोला जाता है तो उसमें से जो H+ आयन है वो अलग हो जाते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त 5 विलियन है कोई, तो सर्वोत्तर पीएच मान, तो इसमें क्या होगा, इनका ये पीएच मान दर्शाया गया है। तो 4 क्या होगा, दुर्बल अम्लीय होगा। 1 क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा। क्योंकि जब 7 से कम होती जाती है तो अम्ल की जो प्रकृति है वो बढ़ती जाती है। और 11 क्या होगा, प्रबल क्षारीय। 7 क्या होगा, उदासीन। और 9 क्या होगा, दुर्बल क्षारीय। ताजे दूध का पीएच मान होता है 6। दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए दही का पीएच मान 6 से कम होगा। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है तो क्या होगा, ताज़ा दूध में पीएच मान 6 से बढ़कर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? तो इनके बारे में हमें जानना है कि क्यों बना देता है। ताज़ा दूध के अंदर पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को अम्लीय बना देता है। दूध में इसलिए बेकिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक क्षारीय बना रहे, जिससे यह लंबे समय तक खराब न हो। इस दूध को दही बनाने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि प्रक्रिया में जब लैक्टिक अम्ल ताजे दूध में मिला क्षारीय बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करता है और फिर इसे अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दही बनती है। अब इसमें दे रखा है कि बेकिंग सोडे का उपयोग, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता ही दी थी। अगर नहीं, एक बार दोबारा से अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेकस जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। अब बेकिंग सोडे का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। बेकिंग सोडे का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम, स्पंजी एवं खस्ता बनाने के लिए, मतलब जल्दी बनाने के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडे में क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की मात्रा अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से जल्दी से पकाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इस पदार्थ का नाम बताइए जो
क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो धोने के सोडे का। इसका सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, ये इसका सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये है CaSO4 1/2 H2O प्लस 1 सही 1/2 H2O, और ये बना देता है जिप्सम जल के साथ मिलकर। दो प्राकृतिक सूचकांकों के नाम लिखिए। तो पहला लिटमस पेपर, दूसरा है हल्दी। दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो पहला है मेथिक अम्ल, मेथिक ऑरेंज, और दूसरा है फिनाल्फथेलीन, फिनाल्फथेलीन। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। अम्लों के अपशिष्टों के साथ मिलकर धातु का यौगिक बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस यौगिक को क्या कहते हैं? लवण। कैल्शियम कार्बोनेट की विधि रूपों के नाम लिखो। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल एवं क्षार की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण एवं जल प्राप्त होता है और वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई क्षार लिया हमने जिसका pH मान है 5 और हमने कोई अम्ल लिया जिसका pH मान है 9, तो उन दोनों को अगर आपस में मिलाते हैं तो वो हमें उदासीन अभिक्रिया या उदासीन पदार्थ हमें प्रोवाइड कराएंगे। ना तो उनकी क्षारीय प्रकृति रहेगी और ना ही अम्लीय प्रकृति। उन दोनों के मिश्रण के बाद जो प्रकृति हमारे सामने आएगी वो उदासीनीकरण प्रक्रिया होगी। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो ये होती है धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय प्रकृति होती है। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये चीज़ें हमने पढ़ी ली थी। मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होते हैं? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण क्रैम्प होते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं? जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सान्द्रता में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो तनुकरण में क्या था? जल की मात्रा थी वो अधिक होती थी और जो अम्ल की मात्रा है वो कम हो जाती थी। हमारे शरीर का pH मान 7 से 7.8 pH मान के बीच में कार्य करता है। मिट्टी का pH मान प्राकृतिक अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होती। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायता करता है। यदि मुंह का जब मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय हो जाता है, मतलब दांतों का बुरना शुरू हो जाता है।
लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होता है? यह थैलोफाइटा सामूहिक के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है।